सो हे देयर, दिस इज ओम प्रभु, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स दिल्ली। तो यार मैंने खुद नीट के अंदर फिजिक्स में 180 में से 180 मार्क्स फोड़े हुए हैं। तो यार इस वीडियो के अंदर हर एक चीज बताने वाला हूं, क्योंकि यही सही टाइम है कि आगे आने वाले 8 से 9 महीने अगर तुम ये सारी चीजें फॉलो कर लेते हो ना, तुम्हारे 180 में 180 नंबर आके रहेंगे। मैं स्टैम्प पेपर में लिख के देता हूं, क्योंकि मैंने नोट्स कैसे बनाए, नोट्स के अंदर अपने नीट के क्वेश्चन, एम्स के क्वेश्चन, जेईई मेंस के क्वेश्चन किस तरीके से एनोटेट किया, हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स में किस तरीके से बनाना था, एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इवन हर एक चैप्टर में कौन से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करता था, मैं बुक मार्क करता था उन सारे एमसीक्यू को। हर एक चैप्टर में से 150 एमसीक्यू मैं खुद देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल को एमसीक्यू में कन्वर्ट किया है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को एमसीक्यू में कन्वर्ट किया, एनसीईआरटी के इंटेंस क्वेश्चन को एमसीक्यू में कन्वर्ट किया। मतलब अगर ये सारी चीजें फॉलो कर ली ना, 180 में 180 आने वाले हैं, मैं लिख के देता हूं। लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा, अभी कमेंट करना पड़ेगा, हाँ भैया मैं आगे आने वाले 9 से 10 महीने रगड़ के मेहनत करने को तैयार हूं, क्योंकि जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो वही बंदा फॉलो कर सकता है जो 14 से 16 घंटे पढ़ रहा हो। हाँ, ये रियलिस्टिक डेटा है। अगर अगले साल तुम्हें नीट निकालना है, अगर अगले साल तुम्हें एम्स में आना है, ये चीजें करनी पड़ेगी, सोचने वाली कोई चीज नहीं है। अब चलते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से फिजिक्स कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी टीचर अगर लेक्चर अटेंड करवाता है, सबसे पहला स्टेप वीडियो लेक्चर देखते हैं, या तो बच्चे क्लास ऑफलाइन जाते हैं, दोनों ही सही है। जिस टाइप के तुमने कोचिंग में एनरोल कर रखा है सही है। उसके बाद तुम उस टीचर के नोट्स बनाते हो। मैं यहाँ परफेक्ट नोट्स बोल रहा हूँ, क्योंकि ये परफेक्ट नोट्स टीचर के नोट्स होते हैं। तुम एज इट इज वो चीज़ें लिखते हो जो टीचर पढ़ा रहा होता है। अब मैं बताने वाला हूँ उस चीज़ों को किस तरीके से कन्वर्ट करना होता है अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर। अगली चीज़ तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दो चीज़ें, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरा मॉड्यूल क्वेश्चन बैंक। वही मॉड्यूल क्वेश्चन बैंक जो हर चैप्टर के मैं 150 देने वाला हूँ, आगे दिखाने वाला हूँ। और लास्ट चीज़ एनसीईआरटी देवता, और एनसीईआरटी देवता के बाद मॉक टेस्ट। ये सारी 5 चीज़ें अगर तुम फॉलो कर लेते हो ढंग से तो हो जाएगा। अब पूरी यूट्यूब में पूरे टीचर्स हर ही चीज़ कहते हैं कि यार ये करो, ऐसे करो, पूरी चीज़ सब लोग बताते हैं, लेकिन कैसे करना है, हर एक स्टेप में क्या दिक्कतें आती है, मैं खुद ऑनलाइन कोचिंग से था, मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, उसको किस तरीके से सॉल्व किया, वो बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ दिमाग के अंदर डालो, जो भी बच्चा ड्रॉप लिया हो या फ्रेशर हो, फर्क नहीं पड़ता, लेक्चर देखना कंपलसरी है। कई बच्चे बोलेंगे कि नहीं भैया मैंने थर्ड ड्रॉप में मुझे आता है। नहीं भाई, तुम्हें लेक्चर देखना कंपलसरी है, क्योंकि जब भी तुम एक पिछले साल के अंदर जो भी लेक्चर देखे होते हैं उसके कॉन्सेप्ट फिक्स हो चुके होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है जो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भैया मेरे नोट्स बने हुए हैं, क्या मैं नोट्स दोबारा से बनाऊं। सबसे पहली चीज़, अगर तुम फ्रेशर हो तो नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। दूसरी चीज़, अगर तुम पहला ड्रॉप लिए हो तो नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर तुम दूसरा या तीसरा ड्रॉप लिए हो, तुम्हारे सारे चैप्टर के नोट्स अच्छे से तैयार हो चुके हैं, तुम्हें वो नोट्स पर कॉन्फिडेंस है, हाँ यार मैंने ठीक ठाक मार्क्स प्रीवियस अटेम्प्ट में स्कोर किया था, तो दिक्कत नहीं है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारे प्रीवियस अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तुम एक नए टीचर से, एकदम ही अलग टीचर से, अलग ही अप्रोच से पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें नोट्स बनाना होगा। लेकिन अगर पुराने टीचर से उसी टीचर से पढ़ चुके हैं तो ऑब्वियसली बात है नोट्स नहीं बनाना, बल्कि उस नोट्स को लेक्चर के दौरान खोल के रखो और उसके अंदर चीजें ऐड करते जाओ जो टीचर करा रहा है। तो इसके से सबसे पहली चीज़ की, नोट्स तो हर एक बच्चा बनाता है, लेकिन नोट्स नहीं बनाने हैं, अपने परफेक्ट नोट्स बनाने हैं। और ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ, वो हर एक वो बंदा, जेम्स दिल्ली, मैं, तुम्हें ऋषिकेश गांगुली के बारे में पता होगा, तुम्हें बोरावंश चक्रवर्ती के बारे में पता होगा, विवेक पांडे, जितने भी बंदे मैं जानता हूँ जिन लोगों ने फिजिक्स के नोट्स मुझे दिखाए हैं, इसी तरीके से बनाए थे। सबसे पहले टीचर कोई भी नोट्स बनाता है तो हमेशा परफेक्ट नोट्स बनवाता है। तुम्हें अपने टीचर के, जिस टीचर को तुमने ट्रस्ट किया है, उस टीचर के नोट्स को 4 से 12 बार रिवाइज करना है कंपलसरी। और उस नोट्स को रिवाइज करते दौरान टीचर जो भी क्वेश्चन तुम्हें नोट्स के अंदर लिखवा आता है उसको सॉल्व करना है, समझना है, दिमाग के अंदर फिक्स करना है वो सॉल्व करने के तरीके को। उसके बाद तुम्हें जो चीज, जैसे कि सबसे पहले मैं अपना नोट्स दिखाता हूं, ये मैं इस तरीके से नोट्स बनाता था। सिंपल सी बात है, कॉपी के अंदर मैंने ब्लू पेन और रेड पेन से लिखना चालू किया, चीजें जो टीचर लिखवाता गया लिखते गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये चैप्टर मैंने 5-6 बार रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, जब मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए, मुझे समझ में आया कि नीट में हमेशा क्वेश्चन वेवलेंथ का मात्र 3 टाइप का ही आता है। पहला क्वेश्चन आता है वेवलेंथ निकालना, देखना ध्यान से, पहला क्वेश्चन आता है वेवलेंथ निकालना है ट्रांजिशंस के अंदर, दूसरा क्वेश्चन आता है रेशियो निकालना है, और तीसरा क्वेश्चन आता है ये वाला। सबसे पहली बात, मुझे एनालाइज करके पता चल गया प्रीवियस क्वेश्चन को, मेरे को सॉल्व करते करते समझ में आ गया कि नीट में 3 ही वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। पहला वेवलेंथ निकालना है ट्रांजिशन में, तो मुझे पता चला कि जब भी मैं एमसीक्यू सॉल्व करने को बैठता हूं मॉक टेस्ट के अंदर या फिर डीपीपी के अंदर, तो मुझे लेमडा के 2 फॉर्मूला याद आते हैं, एससी बाई डेली और रेडबर्ग्स फॉर्मूला 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस n2। तो ये जो 2 फॉर्मूले मुझे याद आते हैं, मुझे हमेशा डाउट होता है कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कौन सा नहीं लगाऊं, वो हर एक बच्चे को याद डाउट होता है, क्योंकि जब भी हम फिजिक्स लर्न कर रहे होते हैं, ये पहला स्टेप होता है डाउट आना। सबसे पहली चीज, तुम्हें उन डाउट्स को अपने नोट्स के अंदर लिखना है। मैंने ध्यान से
लिखा कि ये दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं। हिंदी में लिखा, मुझे शर्म नहीं आती मेरा नोट्स कैसा दिखता है, मुझे शर्म नहीं आती किसको कैसा लगता है, ये मेरे नोट्स हैं, मुझे समझ में आने चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत डाउट होता था किससे सही आंसर आएगा। भैया सेम ही है, इसके डेरिवेशन में ये आता है। मुझे हजारों बार डाउट होता था, मैं कई बार क्वेश्चन गलत करता था, एकदम सिली सी मिस्टेक करता था, N2 और N1 में गलत लिख देता था। तो भैया मैंने साफ साफ लिखा N2 से जाता है, N1 पे जाता है। जब से ये चीज़ें मैंने अपने नोट्स के अंदर लिख ली, इसके बाद से मेरा ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। मुझे हल्का हल्का डाउट होता था लाइमन के फर्स्ट लाइन का मतलब मैंने साफ साफ लिखा है N2 से N1, लास्ट लाइन का मतलब N40 से N1। छोटी छोटी चीज़ों को हिंदी में लिखा। हजारों बार एम्स के अंदर नीट में क्वेश्चन आ चुका है, लिखा। ये देखो नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, पता है, मैथ्स द कॉलम का। नीट 2023 के अंदर एज इट इज ये वाला क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि भाई लैम्डा दे देता है लाइमन का, बामर का, और दोनों का रेशियो निकालने को बोलता है। हर एक बच्चे को आता है, लेकिन हर एक बच्चा गलती करके आता है। क्या तुमने नोट्स नहीं बनाया? तुमने हर एक टीचर से हर एक बच्चे पढ़ते हैं MR सर के लेक्चर में, सपोज करो 1 मिलियन व्यूज है, या सारे 1 मिलियन वाले बच्चों का 1 मिलियन बच्चों के 180 आ जाते हैं? नहीं, क्योंकि वो चीज़ें नहीं कर रहे होते। उसने ये नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, जब भी मैं लैम्डा 1 में लैम्डा 2 का रेशियो निकालता हूं ना, गलती ये कर देता हूं कि मैं ये भूल जाता हूं कि लैम्डा का फॉर्मूला नहीं है, वो 1/λ का फॉर्मूला है। मैंने हिंदी में लिखा, इसको डेनोमिनेटर में लिख, क्योंकि लैम्डा 1/λ उल्टा नीचे चला जाएगा। मैंने एरो लगा के लिखा, इसको न्यूमरेटर में लिख। मुझे शर्म नहीं आती, मैं चीज़ों को क्लैरिटी से अपने नोट्स के अंदर लिखता हूं। जब मैंने चीज़ें कर ली, जब मैं 2023 का पेपर देख रहा था, क्योंकि मैं फिजिक्स का पेपर खुद पर्सनली बहुत प्यार से एनालाइज करता हूं, मुझे समझ में आया कि हाँ यार डायरेक्टली एनसीईआरटी में से आए हुए हैं। जब तुम इस तरीके से अपने नोट्स के अंदर इन चीज़ों को इंटीग्रेट करना चालू करोगे, मैंने क्या किया, नोट्स बनाने के बाद एक रफ कॉपी में ये लिखा, इस पेज को फाड़ करके अपने एक्चुअल नोट्स में चिपका लिया। जब मैं मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज करता हूं, मैं सिर्फ ये पढ़ के जाता हूं, पूरे नोट्स नहीं पढ़ता। लोग कहते हैं फॉर्मूला शीट बनाओ, लोग कहते हैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। भाई शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला शीट जब तुम किसी भी यूट्यूबर बोलता है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, बढ़िया से प्यारे से लिखे हुए हैं, उनसे सिलेक्शन नहीं होता। एक भी एंजली का बंदा वो नहीं है जो इस तरीके से पढ़ के आया है। सारे लोग इस तरीके से पढ़ के आए हैं, सारे लोग अपने कॉन्सेप्ट को नोट्स के अंदर इंटीग्रेट करते थे, चीज़ों को सिली चीज़ों को लिखना चाहते थे। तो यार ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे शानदार बुक है वो ओसवाल की लास्ट 37 ईयर की प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन बुक। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर 1998 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर नीट के लिए कंडक्ट कराए गए हैं, चाहे वो दोबारा पेपर 2022 में हुआ हो, मणिपुर में हुआ हो, कोविड के कारण हुआ, सारे पेपर को सिस्टमैटिक मैनर में सिक्वेंशियली अरेंज कर दिया गया है, वो भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। और सबसे बड़ी बात कि जब सबसे रिसेंट क्वेश्चन है वो सबसे पहले हैं, पुराने क्वेश्चन बाद में है। हर एक चैप्टर को जब भी तुम खोलते हो तो सीधा तुम्हें क्वेश्चंस नहीं मिलते। सबसे पहली चीज तुम्हें मिलता है ट्रेंड एनालिसिस कि लास्ट 10 ईयर में, यानी 2014 से लेकर 24 तक कितने क्वेश्चन कितने साल आए हुए हैं, तो पता चलेगा चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है। उसके बाद उस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किन कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं, उसका क्रिस्प नोट्स मिलता है 3 से 4 पेज के अंदर। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन चालू होता है, और क्वेश्चन भी एज इट इज ऐसे नहीं डाल दिए। उस चैप्टर को टोटल 8 से 10 टॉपिक में डिवाइड किया, हर एक टॉपिक में से 5-6 क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसको डाला, और फिर उसका सॉल्यूशन डाला हुआ। और मैं सबसे अच्छी बात कि लोग क्या करते हैं, सीधा आंसर की देखते हैं। यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी तुम कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसका सॉल्यूशन देखना होता है। और एक बुक तभी अच्छा होता है जब उसके सॉल्यूशन सही और अच्छे सटीक हो। और इसकी खासियत है कि यार बहुत शानदार सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, फर्जी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं है। और एक चैप्टर के खत्म होने के बाद तुम्हें इस पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप मिलेगा, जिससे तुम्हें पूरा ओवरव्यू पता चलेगा कि हाँ यार इस चैप्टर में था क्या, इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें याद करनी की थी, इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले थे, कौन कौन से थ्योरम थे, कौन कौन सी चीज़ें थी। मतलब एक ओवरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यार माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स, निमोनिक और सटीक सॉल्यूशन के साथ साथ अभी तक जितने भी पेपर कंडक्ट हुए हैं सारे के सॉल्यूशन सही तरीके से इसके अंदर मिलते हैं। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना होता है। जैसे कि ये चीज़ जब तुम्हें पता होगा, नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, सबको पता है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से इंटीग्रेट कर देना। मैंने साफ साफ लिखा कि भाई फोटोन के लिए P = h/λ वैलिड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैलिड है। किसने बोला? डी ब्रोगली ने बोला, दोनों सेम है। हिंदी में लिखा कि हाँ यार डुअलिटी प्रूफ करी, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया मेरा। दूसरा, फोटोन के लिए P = mv वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मास तो होता ही नहीं फोटोन का, रेस्ट मास 0 होता है, तो वैलिड नहीं है। एग्जाम में एम्स में एसेशनिज्म क्वेश्चन आया हुआ था, P = mv वैलिड होता है फोटोन के लिए। लोग छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन यहाँ वैलिड होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास होता है। मास लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वाला क्वेश्चन एम्स का एसेशनिज्म क्वेश्चन है, आज तक नीट में नहीं आया। मैं लिख के देता हूँ 2026 के अंदर, 2025 के अंदर ये क्वेश्चन आने वाला है। और लोग बोलेंगे कहाँ से क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन में लिखा हुआ है। लेकिन तुम एनसीईआरटी की लाइन याद करने से अच्छा तो तुम इस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड कर सकते। मैंने लिख दिया ये गलत है, मैंने लिख दिया
वैसा ही है। अब तुम्हें पता है 2024 के अंदर एक एज इट इज क्वेश्चन आया था कि लेमडा और एनर्जी का रिलेशन बताओ, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कई लोग गलत किए। क्या सारे लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ा था? सारे लोग फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ के जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना? क्योंकि लोगों ने ये चीज नहीं देखी कि लेमडा जो होता है उसको निकालने के दो तरीके, मैंने क्लियर कट लिखा, इलेक्ट्रॉन के लेमडा और फोटोन के लेमडा को निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो मोमेंटम के टर्म में, दूसरा एनर्जी के टर्म में। मोमेंटम के टर्म में h/p यहां भी होता है और p = mv लिख सकते हैं, लेकिन एनर्जी के टर्म में /sc/e लिखेंगे, लेकिन यहां एनर्जी के टर्म में √2km लिख सकते हैं क्योंकि यहां मास है। और यही क्वेश्चन एज इट इज यहां आया था। साफ साफ देखना, वेयर लेमडा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फ्री पार्टिकल, मतलब मासिव पार्टिकल, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कई सारे बच्चे गलत करिए हैं इसको, कोचिंग वाले एलन ने, आकाश ने, सबने इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाला है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से होता है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट तुम्हें बिल्ड करना चालू करना पड़ेगा, सारे लोग करते हैं। चीज समझ आ चुकी होगी किस तरीके से नोट्स, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स, किस तरीके से चीजें इंटीग्रेट करनी है। हर एक चैप्टर के मैंने किस तरीके से किए थे, तुम्हें मैं नहीं कह रहा कि इस तरीके से करो, मैं कह रहा हूं कि एक बार अपना चैप्टर पढ़ो। मैं इसका स्कैन करके पीडीएफ डाल रहा हूं टेलीग्राम पे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसको देखो, चीजें समझ में आएंगी, समझ में आएगा तुमने किस तरीके से क्या है, कोई चीजें ऐड करनी है, कोई चीजें गलती की हो तो सही करोगे। अगली चीज मैंने बता दी, दूसरी सिली चीज लिखनी होती है। जैसे कि मैंने यहां पास लिखा हुआ है 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, 1/4 की वैल्यू 0.25 होती है, 1/8 की वैल्यू यह होती है, 1/16 की वैल्यू 0.0625 होती है। ये फिजिक्स को सॉल्व करने में बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इन चीजों को याद करना होता है, बहुत सारी जगह काम आता है, मैंने इसलिए लिखा हुआ है। सिली से सिली चीजों को नोट्स में लिखना चालू करो, ये टाइम है। अभी इन चीजों को बिल्ड कर लिया ना, मेरी गारंटी है कि नीट से पहले बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, वरना रात रात भर रोते रह जाओगे कि यार नहीं समझ में आ रहा। होता है, मेरे साथ भी 11th क्लास के एंड में हुआ था, मुझे ये बहुत टाइम लग गया था। 12th क्लास के एंड में मुझे चीजें समझ में आई थी, इसीलिए कह रहा हूं कि अभी से बिल्ड कर लो। अब तीसरी चीज में आते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने क्या बोला? सबसे पहले तुम्हें नोट्स देखना, लेक्चर बनाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लोग कहते हैं कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है? सबसे पहली चीज 150 से 200 हर एक चैप्टर में क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। अगर 150-200 हर एक चैप्टर में क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो मेरी गारंटी है पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। सवाल उठता है क्वालिटी क्वेश्चन कौन देगा, कहां से आएगा? मैं दूंगा क्वालिटी क्वेश्चन। किस तरीके से क्वालिटी क्वेश्चन है ये दे सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया, इसका नाम है सीबी मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डर। हर एक चैप्टर में से मैंने 150 से 100 के बीच में क्वेश्चन है। काइनेमेटिक्स में 2 सेट में क्वेश्चन बनाए हैं। अब समझना ये क्वेश्चन कहां से आए। ये क्वेश्चन मैं खुद जब बुकमार्क करता, जब मैं पढ़ता था तो मैंने बुकमार्क किए हुए थे कई सारे क्वेश्चन कि यार ये वाला मुझे समझ नहीं आया, पहली बार में सॉल्व नहीं हुआ। एनसीईआरटी के एग्जांपल को एमसीक्यू में कन्वर्ट किया, एनसीईआरटी के इंटेस्ट क्वेश्चन को, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को जेईई मेंस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले उठा के डाले, एनटीए जो होता है। ये सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में ऑलरेडी आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आते रहते हैं। मतलब इतने प्यारे क्वेश्चन है, तुम्हें ये 45 क्वेश्चन का एक सेट, दूसरा 45 क्वेश्चन का सेट, इस तरीके से अगर तुम हर एक चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन कर लेते हो अपने खुद से तो हो जाएगा तैयार, इसकी मेरी गारंटी है। सवाल उठता है कि यार इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए ध्यान का रखना है, तो पहले जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसको टाइमर के साथ नहीं करना होता है, क्योंकि उस समय तुम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होते हो। इन क्वेश्चन को टाइमर के साथ नहीं करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तुम्हें आंसर की देखनी है, तुम्हें सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन भी देने वाला आंसर के साथ साथ, तो इन चीज़ों को करना है। लेकिन अगले जो 100 क्वेश्चन होंगे तुम्हें सॉल्व करते हुए, उसे तुम्हें टाइमर के साथ करना है। तुम्हें लगाना है कि 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यार 1 घंटे से ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ भी यही आती थी कि यार मेरे फिजिक्स में क्लास में तो क्वेश्चन बन जाते थे, जब मैं डीपीपी सॉल्व करता था बन जाते थे, लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था, जब मैं टेस्ट देता था तो मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे, वही उसी टाइप के क्वेश्चन मेरे से गलत होते थे, इवन उन क्वेश्चन के अप्रोच नहीं समझ में आती थी। अब इस चीज़ को सॉल्व करने वाला हूँ, मेरी गारंटी है इस तरीके को समझने के बाद तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होगे, क्योंकि मैं अपना माइंडसेट बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता था। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, धड़ाधड़ चालू हो जाते हैं सॉल्व करना। ऐसा नहीं करना होता है, मैंने साफ साफ लिखा है, हर एक बंदा एम्स का ये फॉलो करता है। रीड करना है, अंडरलाइन करना है, बॉक्स बनाना है, ड्रॉ करना है, फिर सॉल्व करना है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन मेरी गारंटी है कि नीट 2025 में आने वाला है, इसी डिफिकल्टी का होगा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला जिस तरीके से नीट का सिनेरियो चल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है, द पावर सप्लाइड बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। इस 3 लाइन को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने के बाद जो पावर सप्लाई हो रहा है इस पार्टिकल को वो कांस्टेंट है। तो मैंने क्या लिखा? मैंने सिर्फ इतना लिखा, सिर्फ इतना। इस चीज़ से मैंने इतना कंक्लूड किया कि एक पार्टिकल है, फोर्स लग रहा है, पावर कांस्टेंट डिलीवर हो रहा है। अब मैं क्या इन तीनों लाइन को दोबारा पढ़ूंगा? नहीं, ये 3 लाइन मैं दोबारा नहीं पढ़ने वाला, मेरा काम हो गया, मेरे को समझ में आ गया। इससे क्या पता चला? पावर कांस्टेंट है, फोर्स सप्लाई हो रहा है पार्टिकल को। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है ऑप्शन के थ्रू? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेराइज विद डिस्प्लेसमेंट। तो पता चल गया कि वेलोसिटी भी है पार्टिकल की v, तो पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, फोर्स f लग रहा है, पावर कांस्टेंट है।
हमेशा क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना चालू करते हैं। जनरली क्वेश्चन में है वेलोसिटी पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, तो क्या मुझे अब तुम सोचो कि मैं एग्जाम में बैठा हूं तो मैं क्या करूंगा। मैं एक एवरेज बंदा हूं, मैं एग्जाम में बैठा हूं, मैं नीट का पेपर दे रहा हूं, मैं क्या करूंगा समझना। वेलोसिटी और एक्स के बीच का रिलेशन पता है? नहीं आता, नहीं याद आ रहा क्या रिलेशन होता है? मुझे तो एक ही रिलेशन पता है, dx/dt। अब एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर क्या टाइम के टर्म में कुछ पूछा है? या टाइम के टर्म में तो कुछ पूछा ही नहीं है, तो क्या मैं आंसर दे पाऊंगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का? क्योंकि इसमें लिखा है वेराइज, मतलब मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाने के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, तो यह टाइम तो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर टाइम चीज़ तो बताई नहीं, वेरिएबल है, तो ये तो फॉर्मूला नहीं लगने वाला। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँगा, ऊपर में जो चीज़ लिखी है उससे चीज़ों को डिराइव करना चालू करूँगा। मैंने देखा फोर्स है, पावर है, वेलोसिटी है, अच्छा पावर कांस्टेंट है। अब मैं सोचूंगा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मुझे संसार का सिर्फ एक ही पावर का फॉर्मूला पता है, F वेक्टर डॉट V वेक्टर। अब तुम्हें पता है क्वेश्चन क्या वेक्टर के टर्म में है? तो नहीं है, तो छोड़ो यार, वेक्टर वेक्टर हटाते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख देते हैं पावर, और पावर कांस्टेंट है तो एक C लिख देता हूं। अब क्वेश्चन है कि यार मुझे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का चाहिए, क्या यहाँ पर वेलोसिटी आ गई? हाँ, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लाऊं? तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं कुछ नहीं पता, इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा पहले सॉल्व नहीं किया इस वीडियो को बताने से पहले, मेरे लिए फर्स्ट टाइम क्वेश्चन है, मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा। हर एक एम्स का बंदा जो इस एम्स के अंदर पहुंचा है, जिसके अंदर तुमने ये चैप्टर पढ़ रखा है, वो इस तरीके से अप्रोच करेगा। उसने क्वेश्चन कभी पहले सॉल्व नहीं किया, वो इस तरीके से सोचेगा, इस तरीके से। अब मैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, अब कांस्टेंट, अब मेरे को पता चला एक्सेलरेशन। अब बच्चे को याद आएगा, काइनेमेटिक्स में टीचर हमेशा एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले पढ़ाता था, एक पढ़ाता था dv/dt, एक पढ़ाता था सॉल्यूशन v इंटू dv/dx। तुम्हें पता होगा ये फॉर्मूला हर एक टीचर पढ़ाता है एक्सेलरेशन का। अब मुझे पता है यहाँ टाइम तो लाना नहीं है, मुझे x लाना है, तो मैं क्या करूँगा, चुपके से मास इंटू एक्सेलरेशन के बदले v इंटू dv/dx लिख दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, खत्म। तुम्हें पता चल गया मास और c कांस्टेंट है, dx को इधर बेचूंगा, v स्क्वायर dv आ जाएगा, इंटीग्रेट मारूंगा, x की जो प्रोपोर्शनैलिटी आएगी और v³/3 से आएगी, मतलब v³ आंसर हो जाएगा तुम्हारा, v की प्रोपोर्शनैलिटी आएगी x की 1/3 से, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा x की पावर 1/3, आंसर डी। इस तरीके से बेसिक तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इसी टाइप के एज इट इज क्वेश्चन जो नीट में आने वाला है, वो वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ डाले हुए हैं। सपोज करो ये वाला क्वेश्चन है, तुम किस तरीके से क्वेश्चन लिखा है कि बॉल को अपर फेंका गया, भैया बॉल है, डायग्राम ड्रॉ करोगे बढ़िया से कि यार हाँ यार एक बॉल है, उसको यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, नीचे आया होगा वो भी यू स्पीड से आया होगा। अब क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम होती है, सेम डिस्प्लेसमेंट, टाइम कितना लगा, टाइम लिखा 4 सेकंड, क्वेश्चन पूछा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो मेरे को इतना लिखने के बाद तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? कोई सा भी लगा सकता हूं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकता हूं। s की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि यार इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, क्योंकि बॉल वहीं पास आया है। इसके बाद चीज़ें पुट करूंगा, u की वैल्यू पता चल जाएगी, a पता है, t पता है, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से बेसिक तरीके से अप्रोच करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरी गारंटी है इस तरीके को फॉलो करते हो तुम्हारे सारे क्वेश्चन नीट में सही होने वाले हैं। सोच रहे होगा ना ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, हाँ ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मुझसे भी पहली बार में नहीं बना था, लेकिन इस तरीके से करने के बाद चीज़ें बनने लगी, तुमसे भी बनेगा। अब जैसे कि ये मेरा नीट का पेपर है, ये मेरा नीट का पेपर तुम देख सकते हो, उसमें सब जगह मैंने +4 लिखे हुए हैं, लेकिन वो नीट का पेपर रिजल्ट आने के बाद जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, मैं ठीक इसी तरीके से अपना पेपर सॉल्व कर रहा था। ये जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सपोज करो दिया हुआ है कि 2 ऑब्जेक्ट है, मास 10 kg 20 kg, मैंने यहाँ देखो बगल में डायग्राम बनाया है, या मेरा नीट का एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है जिससे मेरे 180 मार्क्स आए, मैंने डायग्राम बनाया है, मैंने यहाँ लिखा है 10 kg में, यहाँ लिखा है 20 kg। मैं चाहता तो बिना डायग्राम के सीधा RCM नहीं निकाल देता, मैंने नहीं निकाला, क्योंकि डायग्राम बनाने से चीज़ें क्लियर होती है, डायग्राम बनाने से चीज़ें गलती कम होती है। बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पैरेलल के क्वेश्चन दिया हुआ है कि हीट निकालनी है, मैंने फिर भी डायग्राम बनाया क्योंकि गलती नहीं होती है। अगली चीज़, जब भी तुम कैलकुलेशन कर रहे होते हो क्वेश्चन के बगल में करना जरूरी है। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने बगल में किया, क्योंकि जब मैं पेपर को रिवाइज करके आया तो मुझे पता चला कि हाँ यार कैलकुलेशन में गलती है, तो मैं उस चीज़ को रेक्टिफाई कर पाऊंगा। बहुत दूर कैलकुलेशन कर दोगे, अलग ही जगह कर दोगे, बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में करोगे, चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को फॉलो करना है, तब जाके मेरी गारंटी है, रीड करो, अंडरलाइन करो, बॉक्स बनाओ, ड्रॉ करो, सॉल्व करो, ड्रॉ करो, सॉल्व करो, मेरी गारंटी है क्वेश्चन सॉल्व होगा। ड्रॉ करने के बाद, सिर्फ इतना ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन 70% 60% सॉल्व हो गया था। मुझे सिर्फ ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी, क्योंकि सभी को पता है कि यार सभी ने मास पढ़ रखा है, सभी ने एक्सेलरेशन पढ़ रखा है, सभी ने चीज़ें पढ़ रखी, सबसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब अगली चीज़ आती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 पॉइंट के अंदर कवर करूंगा। एनसीईआरटी किस तरीके से फिजिक्स की पढ़नी होती है, सबसे पहला स्टेप है कि कोई भी बच्चा कोई भी चैप्टर कवर करे, उसके बाद उसको एनसीईआरटी सीधा आ जाना है समरी में। समरी की सारी लाइनों को एनसीईआरटी की पढ़नी ही पढ़नी है, कंपलसरी है। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था, सीधा लोग कह रहे थे भाई समरी से क्वेश्चन आने लग गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले कई बार समरी से क्वेश्चन आ चुका है, मैं दिखाता हूं। सबसे पहले एनसीईआरटी की जब भी समरी रीड करोगे, जब भी मैं रीड करता था तो मैं क्या करता था, क्वेश्चन को एनसीईआरटी के रीड करने के बाद क्वेश्चन खुद से बनाता था कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट डिसाइड क्या करता है वेदर इट इज इंसुलेटर, मेटल, नॉन मेटल। उसके बाद कंपाउंड होता है गैलियम आर्सेनिक, कैडमियम सिल्वर, ये भी सेमीकंडक्टर होते हैं, सिर्फ एलिमेंट सेमीकंडक्टर नहीं होते हैं। एग्जाम में स्टेटमेंट आ सकता है सीधा। उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट जैसे कि डेल्टा ई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ 0.2 से 0.3 वाला, ये आज तक नीट में नहीं आया हुआ है, लेकिन ये वाला डेटा एज इट इज एनसीईआरटी से उठा करके स्टेटमेंट नीट 2021 में ऐसा रीजन आया हुआ था। कई बच्चे गलत किए थे क्योंकि एनसीईआरटी की ऐसी लाइन थी, चीज़ें समझ में नहीं आती एग्जैक्टली जब डायरेक्टली तुम नीट में देखते हो। इसीलिए सबसे पहले स्टेप है समरी की सारी लाइंस को रीड करना है, सीधे सीधे नीट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टेप है तुम्हें पॉइंट्स टू पॉइंटर रीड करना है। पॉइंट्स पॉइंटर हर एक चैप्टर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगता है, मुझे खुद लगता था हर एक चैप्टर में यार ये तो टीचर ने पढ़ाया नहीं, ये तो पता नहीं, कोई बात नहीं, उसको समझने की कोशिश करो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो हल्का सा एग्जाम से पहले देख करके जाओ, क्या पता एग्जाम में आ जाए। इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हाँ कई बार क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले, एम्स के एग्जाम में, नीट में आज तक नहीं आया हुआ है। तीसरा स्टेप है कि तुम्हें क्या करना है, सारे इंटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारे इंटेस्ट क्वेश्चन जैसे कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को मैंने खुद के अपनी एनसीईआरटी मार्क किया हुआ था, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा चीज, जब भी तुम एनसीईआरटी पढ़ो तुम्हें पता होगा कि यार एक डायग्राम है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, आज तक नहीं आया हुआ है। हाई चांसेस है कि ये वाला डायग्राम से क्वेश्चन उठने वाला है 2025-2026 में। तो जब भी तुम रीड करते हो तुम्हें समझ में आ जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन तुम्हें इतना मेहनत नहीं करना है एनसीईआरटी वाले एस्पेक्ट में, हर चीज मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूं। सपोज करो मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल दे रहा हूं, केमिस्ट्री में ये वाला क्वेश्चन है, ये मेरे खुद की एनसीईआरटी मार्किंग है। मैंने क्या किया, सारे चैप्टर के एनसीईआरटी को स्कैन किया मेरी खुद की एनसीईआरटी और उसको एनोटेट कर दिया कि कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं। मैंने यहाँ लिखा हुआ था जब मैं पढ़ रहा था कि ये फ्यूचर नीट क्वेश्चन है। ऐसा मैं क्यों लिखा था, क्योंकि ऑलरेडी 2021 के पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है बॉन्ड एनर्जी से लेकर, और वो किसी टीचर ने पहले नहीं पढ़ाया था जब तक वो नीट में नहीं आया था। नीट में आने के बाद सारे टीचर उसको पढ़ाना चालू कर दिए। वैसे ही हम वो बच्चे हैं जो पहले से प्रिडिक्ट कर चुके होते हैं कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे 2021 में क्वेश्चन आया था बॉन्ड एनर्जी वाला सीधा प्रीवियस ईयर से। अभी कोई भी टीचर इसको नहीं पढ़ाता है, जैसे ही नीट 2025 में क्वेश्चन आ जाएगा सभी टीचर पढ़ाना चालू कर देंगे। मैंने पहले से फ्यूचर नीट क्वेश्चन लिख रखा है, तो तुम्हें सारे चैप्टर की एनसीईआरटी मार्किंग खुद डाउनलोड करनी है मेरे टेलीग्राम चैनल से। मैं तुम्हें पता है कि भाई ये प्लानर है, मैंने क्या किया वो सारे चैप्टर के हर एक मंथ में डिवाइड कर रखा है कि इस मंथ में ये सारे चैप्टर तुम्हें करने हैं। इन चैप्टर के सारे एनसीईआरटी तुम्हें मिल जाएगी। 15 तारीख को इस सारे चैप्टर के एनसीईआरटी मैंने डाल दी है, एनसीईआरटी के साथ जो मैं क्वेश्चंस बोला था वो डाल दिया हूं। तो हर एक चीज तुम्हें यहीं से करनी है, एनसीईआरटी का टेंशन नहीं लेना है। और लास्ट बचता है कि तुम्हें सब्जेक्ट सिस्टमैटिक मैनर में रिवाइज करना है। ये मेरी मिरर है, मिरर कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कई बार। तुम्हें हर एक चैप्टर को कवर करने के बाद टिक करना है, टिक करना है, टिक करना है, पीवाईक्यू कर लिया, टिक करना है, टिक करना है, और लास्ट में रिवीजन के लिए डॉट बनाना है कितने बार चैप्टर रिवाइज कर लिया, और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। टोटल 5 स्टेप थे, 5 स्टेप को अगर तुमने ढंग से फॉलो कर लिया, मेरी गारंटी इन चीज़ों को करने के बाद ऐसा कोई बच्चा होगा ही नहीं जिसके 180 ना आए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, हर एक चीज़ मैंने जो बताई है जेन्युइन बताई है। अगर मुझे अपने बड़ा भाई मानते हो प्लीज़ इन चीज़ों को ढंग से एज इट इज़ फॉलो कर लेना, मेरी गारंटी 180 नंबर आएंगे। और कोई सा भी डाउट कहीं भी फील होता है, कहीं समझ नहीं आ रही, तो मेरा इंस्टाग्राम मेरे टेलीग्राम में डीएम कर सकते हो। मैं फ्री टाइम में बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई करता हूँ। मुझे पता है 1-2 मैसेज मिस हो जाते होंगे, लेकिन थोड़ा वेट करना, बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। सीरियस सिचुएशन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, अपना ही भाई है। तो thank you for watching this video, and if you like the effort that I put to make this video, hit the like button, hit the subscribe button, and यार कमेंट करके जाना अच्छा सा अच्छा लगता है।